वेलकम टू सिलेक्शन बुक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास में गुप्त काल से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे हम लोग सिलेक्शन पुर प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जितने भी गुप्त काल से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस से, सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। तो ये आपका हिस्ट्री फाउंडेशन बैच के थ्रू आपको चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए पढ़ते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, तो करेक्ट आंसर जो आपका है श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल, यानी गुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। दक्षिण ध्रुव में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है। किसके नाम का उल्लेख है? चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह कौन राजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकेंड थे, जो कि विक्रमादित्य का पदवी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त को? तो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया, विक्रमादित्य। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, रुपयक, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार या चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। देखिए, जो सिक्कों को दिनार, सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के राज्य कवि था। इसको आप टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले देखिए, हरिसेन समुद्रगुप्त का राज कवि था। ये तो मैंने आपको बता दिया। हरिसेन इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसी भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता था। लक्ष्मी दुहिते किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लीजिए। लक्ष्मी दुहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयोग प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी। चलिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुनो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा क्या होता है? आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः गुप्त काल के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इस कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त क्या है? विख्यात है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा था? तो कौन था? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या बोला जाता था? तो आपको बताइए, दिनार बोला जाता था। और चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? हाँ, रुपये बोला जाता था। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णमांस में ये सब मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों ने के विपरीत गुप्त के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्राओं का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं हो रहा था। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 319 या 320 कर सकते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यह चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि भी है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संति विग्रहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृति की चंपू शैली या इसी को हम लोग बोलते हैं चंपू काव्य। इसी को जो पदात्मक होता है और गद्यात्मक होता है उसी को मिला के हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चंपू काव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंपू काव्य बोला जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको जान लीजिए। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने भारत में 1999 से लेके 399 से लेके 414 ईस्वी तक रहा था। इसने 399 से लेके 414 ईस्वी तक रहा था, विश्व भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम। कालिदास का मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इनके कालिदास के अन्य ग्रंथ हैं मालविका के निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि। इनका काल गुप्त काल माना जाता है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास गुप्तकालीन के विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? चारवाक जो थे वो चिकित्सक नहीं थे। ये क्या थे आपको? ये भौतिकी ज्ञाता थे।
सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चार्वाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी अपने परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है कालिदास, बेताल भट्ट, वारामिहिर, वरुचि, अमर सिंह, शंकु, घटक परत। ये सब जो थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या थे? विद्वान थे, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। वाराहमिर थे। वाराहमिर एक क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन खगोलविद थे। वाराहमिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंचसिद्धान्तिका है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहद जातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, लगभग 7वीं शताब्दी तक चला था। अजंता की गुफाएं 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के है। पहली दूसरी गुफाओं का चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के है। अजंता की गुफाएं चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सिलेक्शनपुर का पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ भी रहिए आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।